स्टूडेंट्स, मैंने पिछली क्लास में आपको ओवरव्यू दे दिया था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। हम लोग जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना है। हम लोगों ने ये बातें भी डिस्कस कर ली कि डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन में और डीएनए के रेप्लिकेशन में क्या फ़र्क है। हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि डीएनए के ट्रांसलेशन में और डीएनए के रेप्लिकेशन में क्या फ़र्क है। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल में कैसे समझें। इसको समझने के लिए कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। उन बेसिक बातों में मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था कि 3 टॉपिक या 3 शब्द आपको पता होने चाहिए। एक है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब क्या है हम आपको ग्रेटर डिटेल्स में बता चुके हैं कि डीएनए के रेप्लिकेशन में इंटायर डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल, मॉलिक्यूल ऑफ द सेल रेप्लिकेट करता है, जबकि डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन में एक पर्टिकुलर सेगमेंट जिसका कि प्रोटीन सिंथेसिस होना है, बस उसी सेगमेंट को ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक, प्रमोटर। ये प्रमोटर क्या है? प्रमोटर एक सीक्वेंस है, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए है, जो कि अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन साइट मौजूद होता है। मान लीजिए कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। मैंने आपको बताया था एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज। Now this enzyme functions in the same direction, 5 prime 3 prime direction। इसी वजह से, और ये भी मैंने आपको बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन की तरह ऐसा नहीं है कि ये मतलब दोनों स्ट्रैंड पर होगा। ये डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड पर ही होगा। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड पर ही होगा। जिस स्ट्रैंड पर होगा उस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और मैंने बच्चों पता लगा लिया है कि इसको जो ऑपोजिट वाला है उसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं। इसका भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है अभी हम समझेंगे। अब देखिए, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं। ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं। ये 2 स्ट्रैंड जो होते हैं बच्चों, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। आपको पता है आरएनए भी जो बनता है कॉम्प्लीमेंटारिटी के बेसिस पे बनता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ए के साथ टी ना पेयर होके ए के साथ यू पेयर करेगा अगर आरएनए बनना है तो लाइकवाइज जो मान लीजिए कि आरएनए पॉलीमरेज ने इनिशिएट करना है ट्रांसक्रिप्शन को, तो वो पहले ये प्रमोटर सीक्वेंस खोजेगा। ये प्रमोटर सीक्वेंस ही इंडिकेटिव होगा कि डीएनए को यहाँ से ट्रांसक्राइब होना शुरू होना है। ये प्रमोटर सीक्वेंस प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं और यूकैरियोट्स। आपको पता है कि 2 तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास अपना कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, उनका साइटोप्लाज्म में ही जेनेटिक मटेरियल एक जगह पर मौजूद होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, कोई न्यूक्लियर जैसा स्ट्रक्चर नहीं। जबकि यूकैरियोट्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और आपको पता है कंपार्टमेंटलाइजेशन है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ और न्यूक्लियस के बाहर चीज़ को सेपरेट करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। बात समझ में आई? तो दोनों के केसेस में जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो स्लाइटली भिन्न है। तो ये प्रमोटर सीक्वेंस डीएनए का वो स्ट्रेच है जो कि अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रांसक्राइब करना है डीएनए का सेगमेंट, उस सेगमेंट से अपस्ट्रीम में मौजूद रहेगा बच्चों। बात समझ में आई? हाँ, अपस्ट्रीम रहेगा। मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था, है ना? टुवर्ड्स द 3 प्राइम की तरफ ये प्रोमोटर सीक्वेंस पाया जाएगा। इसी को देखकर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ जुड़ेगा। पर
आरएनए पॉलीमरेज अकेले ये काम नहीं कर सकता, इसको साथ में चाहिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं प्रमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, तभी जा करके आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर प्रमोटर सीक्वेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये प्रमोटर सीक्वेंस है, ठीक है। इस प्रमोटर सीक्वेंस के बाद ये मान लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन वाला रीजन है, मतलब इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होना है, तो आरएनए पॉलीमरेज आ करके यहाँ जुड़ेगा। अब हम आरएनए पॉलीमरेज को इस सर्कुलर स्ट्रक्चर से दिखा रहे हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आकर जुड़ेगा एंड द ट्रांसक्रिप्शन विल बिगिन। ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप्स में होता है, ठीक है। एक कहते हैं इनिशिएशन, एक कहते हैं इलॉन्गेशन और एक कहते हैं टर्मिनेशन। ये है स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो बच्चों ये क्या हुआ कि टेम्पलेट स्ट्रैंड पर आरएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की मदद से। यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, किस रीजन का होगा, ये जो मैंने ऑरेंज से ब्रॉड लाइन इंडिकेट की है ये इसका कोडिंग सीक्वेंस है। अब इसके बाद एक एक करके न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के हिसाब से इसमें जुड़ते चले जाएंगे। कब तक जुटेंगे, जब तक कि आरएनए पॉलीमरेज को अगला इंडिकेटर ना मिल जाए। ये टर्मिनेशन सीक्वेंस है, ये जो येलो से मैंने मार्क किया ये टर्मिनेशन सीक्वेंस है। इसको देख करके, टर्मिनेटर को देख करके, ठीक है, टर्मिनेटर को देख करके आरएनए पॉलीमरेज अपना काम बंद कर देगा। कहने का मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर होता है, डीएनए का वो सेगमेंट होता है जिसको कि ट्रांसक्राइब होना है, जिसको कि एमआरएनए बनाना है, जिसको कि प्रोटीन में बाद में बदलना है। प्रोटीन में बदलने का प्रोसेस ट्रांसलेशन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। और तीसरी चीज़ जो होती है वो टर्मिनेटर होती है। इसको देख करके ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। वैसे आपको जानने के लिए मैं बता दूं, हालांकि ये आपके लेवल से ऊपर है, कि प्रमोटर सीक्वेंस जो होता है वो TA रिच होता है, मतलब थायमिन एडेनिन का रिपीटिशन होता है, इसीलिए इसको टाटा बॉक्स भी कहते हैं और प्रोकैरियोट्स में इसको प्रिबनाव बॉक्स भी कहते हैं। इसी को देख करके डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बात समझ में आई। फिर डीएनए के सेगमेंट के बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस तरह से डीएनए का सेगमेंट प्रोकैरियोट्स में तो इजीली हो जाएगा, बिकॉज प्रोकैरियोट्स में कोई इंटरवीनिंग सीक्वेंस नहीं होता है। पिछले क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 2 टर्म, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स, ये 2 टर्म बताए थे। तो जो डीएनए सेगमेंट जिसको कि ट्रांसक्राइब होना है उसमें 2 तरह के रीजन्स होते हैं, एक को हम इंट्रॉन कहते हैं, एक को हम एक्सॉन कहते हैं। इंट्रॉन वो जो कि इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस, IN से इंटरवीनिंग, IN से इंट्रॉन। तो इंट्रॉन क्या करता है बच्चों, बेसिकली ये इसका कोई रोल नहीं समझ में आया है अभी तक कि ये क्यों आखिर ट्रांसक्राइब होता है। ये जो डीएनए के सेगमेंट हैं इसमें इधर ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ A से B तक का रीजन जो है वो इंट्रॉन है। कहने का मतलब क्या है कि इस सीक्वेंस का प्रोटीन के बनने में कोई रोल नहीं है। तो अब सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के इन 3 स्टेप से काम नहीं चलेगा, स्टेप ऑफ इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। अब ऐसे में इसकी प्रोसेसिंग होनी जरूरी है। इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। अब ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग हम लोग समझेंगे कि क्या है।
यहाँ पर तो हमने बना लिया कि भाई 3 प्राइम 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड पर होगा कॉन्टिन्यूसली, और इसीलिए इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। और ये जो नया बनेगा वो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। क्यों? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करता है। तो इस पर मान लीजिए कि आरएनए का सिंथेसिस हो गया, पर ये आरएनए जो है इसको हम HNRNA कहेंगे। HNRNA, HN stands for हेट्रोन्यूक्लियर RNA। तो ये HNRNA इसलिए HNRNA कहला रहा है क्योंकि इसके अंदर हेट्रोजीनस रीजन है। मतलब कि इस आरएनए में, ये देखिए, इस आरएनए में ये वाइट वाला रीजन भी है ना, ये A से B वाला रीजन, ये इसका कोई रोल नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस में। बात समझ में आ रही है? और ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है, ये सारा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का, ये न्यूक्लियस में हो रहा है। सेल के कहाँ हो रहा है? सेल के न्यूक्लियस में। और फिर प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इसको राइबोसोम जाना है, जो कि साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेली है जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, तो वहाँ जाना है इसको। तो इस वजह से इसकी प्रोसेसिंग होगी, मतलब इस HNRNA की इस फॉर्म में ये बाहर नहीं जाएगा। अभी ये रेडी नहीं है, इसको रेडी किया जाएगा। रेडी किस तरह से किया जाएगा? तो इसी को कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। मैंने बोला ना, अभी आपको बताऊंगी। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग कह लीजिए या मॉडिफिकेशन कह लीजिए, एक ही बात है। अब देखिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग में होता क्या है। इसमें 3 इवेंट होता है बच्चों। एक इवेंट जिसको कि हम 5 प्राइम पर G की कैपिंग कहते हैं। दूसरा इवेंट स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन्स, जो नॉन कोडिंग रीजन्स हैं उनको हटाना पड़ेगा। और तब जाकर के थर्ड स्टेप 3 प्राइम पर पॉली ए टेल लगाना। ये 3 काम जब हो जाएगा, ये सिर्फ यूकैरियोटिक की बात हो रही है। प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्रोकैरियोट का पूरा मतलब सेगमेंट कंटिन्यूअस में प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे यूकैरियोट्स के डीएनए में ऐसा प्रॉब्लम है कि बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। तो अभी हम जितनी भी चर्चाएं कर रहे हैं वो सब यूकैरियोट के संदर्भ में कर रहे हैं। तो ये HNRNA जो है ये अभी न्यूक्लियस के अंदर ही है। दिस होल इज इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। सो विद इन द न्यूक्लियस नाउ व्हाट विल हैपन, these 3 process will take place। मतलब इसको अब न्यूक्लियस से बाहर, यहाँ साइटोप्लाज्म है मान लो, और यहाँ पर RER है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको यहाँ तक जाना है, तब जाकर ट्रांसलेशन होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है बच्चों कि अब इसकी प्रोसेसिंग की जाए, यानी कि 5 प्राइम पर इसके कैप लगाया जाए, 3 प्राइम पर इसके पॉली ए टेल लगाया जाए। अब यहाँ देख लीजिए, 5 प्राइम यहाँ है और 3 प्राइम यहाँ है, यानी कि इसके 5 प्राइम एंड पर बहुत सारे G लगाए जाएंगे, G रेसिड्यूज, यानी G पॉली रिपीटेशन होगा, GTP लगने का, ठीक है, गुआनोसिन लगने का रिपीटेशन, बहुत सारे रेसिड्यूज G पर लगाए जाएंगे। किस एंड पर? 5 प्राइम एंड पर। और 3 प्राइम एंड पर क्या होगा इसके साथ? 3 प्राइम एंड पर A के रेसिड्यूज लगाए जाएंगे। ये 3 प्राइम एंड है, तो यहाँ पर पॉली A लगाया जाएगा, मतलब A रिपीटेशन में। बात समझ में आई? तो 3 प्राइम 5 प्राइम दोनों जगह से इसको प्रोटेक्ट किया गया, ताकि जब ये बाहर निकले न्यूक्लियस के तो कहीं इसको कोई एंजाइम डिग्रेड ना कर दे, तोड़ ना दे, यूजलेस ना बना दे। तो 5 प्राइम कैपिंग हुई, G कैपिंग, 3 प्राइम पर पॉली ए टेल, लगभग 250-300 A के रेसिड्यूज लगाए जाते हैं। समझ में आया? और ये जो रीजन है, ये फ्रॉम A टू B वाला रीजन जो है, ये इंट्रॉन है, ये पर्पसलेस है, तो इसको भी रिमूव किया जाएगा।
इसको रिमूव करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, उसके पूरे कॉम्प्लेक्स को कहेंगे स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम क्या करेगा कि ये रिकॉग्नाइज करेगा किस चीज़ को, कि कहाँ से इंट्रॉन शुरू होता है, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। बात समझ में आई? और फिर बाद में क्या होगा कि ये इस तरह से ये लूप बन करके, मतलब ये जो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये दोनों सट जाएगा और ये लूप सर्कुलर लूप बन करके ये बाहर चला जाएगा। तो अब जो आपके पास बच जाएगा ये 5 प्राइम 3 प्राइम वाला, इसको हम कहेंगे मैच्योर आरएनए, mRNA। इसी का बनना ट्रांसक्रिप्शन है और ये ही mRNA निकल करके फिर साइटोप्लाज्म से होते हुए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जाएगा, जहाँ पर कि प्रोटीन सिंथेसिस में इसका कंट्रीब्यूशन होगा। बात समझ में आई बच्चों? इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट ट्रांसलेशन। ठीक है, थैंक यू।